हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जय सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग CUET का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे, जो यूजी के द्वारा पिछले साल पूछा गया था, यानी 2022 में पूछा गया था। आप सभी जानते हैं कि यूजी और पीजी दोनों के लिए अब CUET का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो हम लोग यूजी के लिए यानी बीकॉम में एडमिशन कर लेने के लिए जो डोमेन पेपर अकाउंट्स है, उसका जो पिछले साल एग्जाम हुआ था 2022 में, उसका क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन आज का वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 क्वेश्चन तक का ही डिस्कशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 26 से लेकर 50 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, एज पर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट के बेसिस अनुसार फॉर द ईयर इंडेड ऑन मार्च 31, ये मार्च 31 है बाबू, ध्यान देना यहां पर, सॉरी ये मार्च है, ये रुपीज यहां पर नहीं होगा, ठीक है, ये रुपीज यहां पर नहीं होगा, ये ध्यान देंगे, ठीक है। तो कहता है कि एज पर रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट, एज पर रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड ऑन मार्च 31, ए मार्च 31 है, हम बोले ए रुपीज यहां पर नहीं होगा, यहां पर ए रुपीज हम लोगों का नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे। ए मार्च 31 है 2020। सब्सक्रिप्शन रिसीव वे रुपीज 2,30,000। देखो क्या कहता है, सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 2,30,000 रुपया, ठीक है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2019 रुपीज 50,000 एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2020 रुपीज 30,000। तो कहता है सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2019-20 विल बी। क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन कहता है कि 31 मार्च 2020 को रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन रिसीव शो कर रहा है कितना, 2,30,000 रुपया। कितना शो कर रहा है, 2,30,000 रुपया। फिर बोलता है 1 अप्रैल 2019 को, यानी ये बिगिनिंग का बात किया है, ओपनिंग का बात किया है। तो ओपनिंग में यानी बिगिनिंग में क्या चीज था, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था। तो बच्चों आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग को क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है सर। तो आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग है कितना रुपया, 50,000 रुपया। तो इसको हम लोग माइनस कर देंगे इसमें। फिर बोलता है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, एडवांस का बात किया है, कब का, 31 मार्च 2020, यानी इंड का बात किया है। कब का बात किया है, इंड का बात किया है, कि इंड में एडवांस था कितना रुपया, तो 30,000 रुपया। तो इंड का एडवांस को भी हम लोग क्या करते हैं सर, इसको भी माइनस करते हैं बच्चों, इसको भी क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो देखो क्वेश्चन में क्या क्या चीज दिया हुआ था, सब्सक्रिप्शन रिसीव दिया हुआ है 2,30,000 रुपया, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग है 50,000 रुपया, और एडवांस एट इंड है 30,000 रुपया। तो हम लोग जानते हैं आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग को लेस किया जाता है और एडवांस एट इंड को भी लेस किया जाता है। तो दोनों को माइनस कर दो, तो 2,30,000 में से 30 चला गया, तो ये 2 लाख बचा, 50 घटाओगे तो ये बचेगा 1,50,000 रुपया। कितना बच जाएगा, 1,50,000 रुपया। तो हम लोगों का सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन कहता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, कहता है जब किसी नए पार्टनर का एडमिशन होता है, जनरल रिजर्व अपियरिंग इन द ओल्ड बैलेंस शीट, उस समय अगर जनरल रिजर्व ओल्ड बैलेंस शीट में है, देन इट इज ट्रांसफर टू। क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन कहता है कि जब किसी नए पार्टनर का एडमिशन होता है, उस समय अगर बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है, एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम में बैलेंस शीट में पहले से अगर जनरल रिजर्व है तो उसको ट्रांसफर किया जाता है।
तो बच्चों याद रखना, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे वो एडमिशन का क्वेश्चन आए, चाहे वो रिटायरमेंट का क्वेश्चन आए, चाहे वो डेथ का क्वेश्चन आए, आपको याद रखना है कि पहले से बैलेंस शीट में जो जनरल रिजर्व रहता है उसको ओल्ड पार्टनर के बीच ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। ऑप्शन देखो, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल नहीं, ऑल का मतलब क्या हुआ, जो नया पार्टनर आया वो भी शामिल हो गया इसमें ना, तो ऑल पार्टनर के बीच नहीं, न्यू पार्टनर कौन बताओ। जब किसी नया पार्टनर का एडमिशन होता है तो उस समय अगर जनरल रिजर्व में पहले से पैसा है तो क्या वो न्यू पार्टनर को देंगे? नहीं, वो ओल्ड पार्टनर को देते हैं। तो सी नंबर पॉइंट कहता है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कि जब पार्टनर का एडमिशन होता है उस समय जनरल रिजर्व में जो पैसा होता है उसको हम लोग ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखोगे बाबू, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। देखो दो को लिस्ट दिया हुआ है, यह है लिस्ट नंबर 1 और यह है हम लोगों का लिस्ट नंबर 2। कहता है ये दोनों को हम लोगों को मैच करना है। ठीक है, दोनों को क्या करना है? मैच करना है। देखो ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल होता है, और नहीं तो आसान भी बोल सकते हो, क्योंकि अगर कोई एक दो आपको मैच करने आ गया तो उसके बेसिस पे बाकी को आप ऑप्शन सही लगा सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो, तुक्का लगा सकते हो। ठीक है, तो देखो क्या क्या है। कहता है बेसिस ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर का जो बेसिस होता है वो उसके टाइप के बेसिस पे क्या होता है। तो पहला है टेन्योर। ठीक है, तो टेन्योर जो है एक टाइम से रिलेटेड हुआ, तो ये हम लोगों का इरिडीमेबल के अंदर आएगा। क्या होगा? इरिडीमेबल। दूसरा है इंटरेस्ट रेट ऑफ व्यू, तो इंटरेस्ट रेट ऑफ व्यू जो है वो हम लोगों का एक जीरो कूपन रेट होता है। क्या होता है बाबू? जीरो कूपन रेट होता है। ठीक है, तीसरा है सिक्योरिटीज। अब देखो समझना एक बात को, अगर मान लो इसके बाद आप नहीं भी जानते हैं तो दो को आपको तो आया ना, टेन्योर के बेसिस पे कौन सा आया हम लोगों का? इरिडीमेबल, यानी ए का क्या होगा? 2 होगा। ए का 2 देखो तो यहां ऑप्शन ए का 2 एक ही को ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा? सी नंबर। तो अगर आप कंफर्म हैं, अगर आप श्योर हैं कि ए का कौन सा आंसर होगा? 2 होगा, तो बाकी देखने का जरूरत भी नहीं है, उसके बेसिस पे एक ही ऑप्शन हम लोगों के पास आ रहा है, कौन सा? सी। वैसे हम लोग सब लोग को देख लेते हैं। देखो बी का क्या आ रहा है? 1, तो इसमें है ना बी का 1। सी क्या है? सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज जो होता है बाबू ये हम लोगों का सिक्योर्ड के लिए होता है। किसके लिए होता है? सिक्योर्ड के लिए। और बेयरर जो है ये हम लोगों का किसके लिए होता है? तो ये होता है रजिस्ट्रेशन। क्या होता है? रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जब किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है द रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। क्वेश्चन समझना, कहता है जब पार्टनर का रिटायरमेंट होता है तो रिटायर पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट होता है वो क्रेडिट किया जाता है। जब किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है उस समय रिटायर पार्टनर का कैपिटल को क्रेडिट किया जाता है। क्या चीज से? हिज या हर शेयर ऑफ गुडविल, उसके गुडविल का अमाउंट से। हाँ ये तो सही है, आगे एक बार पढ़ लेते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म, नहीं, पूरा फर्म का गुडविल थोड़ा ना मिलता है। जो पार्टनर रिटायर किया क्या उसको पूरा फर्म का गुडविल मिलता है? नहीं सर, पूरा फर्म का गुडविल उसको नहीं मिलता, उसका केवल हिस्सा जो होगा वही उसको मिलता है। ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर कहता है शेयर ऑफ गुडविल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, नहीं, बाकी पार्टनर का गुडविल थोड़ा ना उसको मिलेगा, रिटायर पार्टनर को उसका तो अपना हिस्सा होगा वो मिलेगा, तो ये भी नहीं होगा। हिज या हर शेयर ऑफ गुडविल एंड शेयर ऑफ गुडविल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। अच्छा बच्चों देखना, यहां पर बच्चा गलती करता है ऐसा क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला था, क्या बोला था कि ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर द रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड।
जो पार्टनर रिटायर करेगा उसका कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। हिज हर शेयर ऑफ गुडविल एंड शेयर ऑफ गुडविल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर है, क्या उसका भी गुडविल और बाकी पार्टनर का भी गुडविल? नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन सही है हम लोग का, कौन सा? ए नंबर, कि उसका हिस्सा जो पार्टनर रिटायर किया उसका जो गुडविल होगा वही उसके अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। याद रख, सिंपल सी बात, जो पार्टनर रिटायर किया उसका जितना गुडविल में हिस्सा होता है उतना गुडविल उसको हम लोग देते हैं, उतना गुडविल उसको देते हैं, तो उसके कैपिटल अकाउंट में आपको याद होगा कि क्रेडिट साइड हम लोग लिखते हैं। कौन देता है उसको? तो रिमेनिंग पार्टनर लोग देता है। याद रखना, कौन देता है? रिमेनिंग पार्टनर देता है। कितना देता है? तो रिटायर पार्टनर का जितना हिस्सा होगा उतना देता है। ठीक है, तो केवल उसका जो हिस्सा है वही उसको मिलेगा। अगला क्वेश्चन कहता है जर्नल एंट्री टू बी पास्ड फॉर अनरिकॉर्डेड एसेट्स फॉर प्रिपेयरिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर विल बी। क्वेश्चन समझना बाबू, क्या कहता है? कहता है अनरिकॉर्डेड एसेट्स। ठीक है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स का क्या करना है? जर्नल एंट्री करना है। कब? रिवैल्यूएशन अकाउंट के टाइम में। तो बाबू चाहे एडमिशन के समय पूछे, चाहे रिटायरमेंट के समय पूछे, चाहे डेथ के समय पूछे, हर एक कंडीशन में, एडमिशन में भी, रिटायरमेंट में भी, डेथ में भी, अनरिकॉर्डेड एसेट्स का एंट्री, बोलो क्या होता है? सर अनरिकॉर्डेड एसेट्स का एंट्री होता है अनरिकॉर्डेड असेट्स अकाउंट डेबिट। क्या होता है? अनरिकॉर्डेड असेट्स अकाउंट डेबिट टू क्या होता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। यही ना होता है बाबू? जी सर, अनरिकॉर्डेड एसेट्स का एंट्री यही होता है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अनरिकॉर्डेड एसेट्स बोले या एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन? तो देखो एसेट्स टू पार्टनर नहीं, एसेट टू रिवैल्यूएशन हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। दो को लिस्ट दिया हुआ है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दोनों को मैच करना है। क्या है? फिक्स एसेट्स। तो देखो इसमें से फिक्स एसेट्स कौन सा आपको लग रहा है? फिक्स एसेट्स हम लोगों का नॉन करेंट एसेट्स होता है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, करेंट एसेट्स, सर करेंट एसेट्स कौन होता है? इन्वेंट्री करेंट एसेट्स होता है। बिल्कुल सही सर। करेंट लायबिलिटी, तो शॉर्ट टर्म जो होता है वो करेंट लायबिलिटी होता है, तो सी का क्या होगा? 1 होगा। शेयर होल्डर फंड, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। शेयर होल्डर फंड को क्या मिलता है? शेयर वारंट में पैसा मिलता है, तो क्या हुआ? फिक्स। आप अगर कोई भी नहीं जान रहे होंगे तो कम से कम ये दो को तो जरूर जानते होंगे, तो दो को के बेसिस पे भी आप टिक लगा सकते हो। देखोगे फिक्स एसेट्स तो जरूर जानते होगा कि नॉन करंट जो होता है वो फिक्स एसेट्स होता है, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या होगा? फिक्स एसेट्स। यानी ए का क्या होगा? 3 नंबर। ए का 3 इसमें ढूंढो, ए का 3 नंबर बी में है, तो ए का 3 है, बी का 4 होना चाहिए। देखो तो करेंट एसेट्स 4 आ रहा है, हाँ सर, यानी करेक्ट आंसर हम लोगों का क्या होगा? तो करेक्ट आंसर बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन फिर कहता है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। फिर से मैच करने, ये मैचिंग करने वाला बहुत सारा क्वेश्चन है ना। कैश इक्विवेलेंट, कैश इक्विवेलेंट इसमें से कौन सा है? सोचो आप। कैश इक्विवेलेंट, इंटरेस्ट, अंतरिम डिविडेंड नहीं, मार्केटेबल सिक्योरिटी। आपको याद होगा कि कैश और कैश इक्विवेलेंट में मार्केटेबल सिक्योरिटी आता है, यानी ए का कौन सा होगा? 3। तो ए का 3 ऑप्शन देखो, तो ए का 3 इन तीनों में है, इसमें नहीं है। ई तो कट गया, ई होगा ही नहीं, लेकिन इन तीनों में है। फिर क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कौन सा जाएगा इसके अंदर में? वो देखो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डिविडेंड पेड जाता है, यानी बी का क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। बी का क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये ओपनिंग नहीं बाबू, ऑपरेटिंग है। ठीक है, ये ओपनिंग नहीं है, ऑपरेटिंग है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसमें देखो, फिर से यहां थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज है बाबू। क्या है ये? सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जाता है। डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड रिसीव कहां जाता है?
डिविडेंड रिसीव जो है वो इन्वेस्टिंग में जाता है, यानी डी का क्या होगा 4। तो देखो क्या हुआ, ए का 3 नंबर, बी का 1 नंबर, ए का 3 नंबर, बी का 1 नंबर, अच्छा ये दोनों फिर मैच कर रहा है, सी का 2 नंबर, सी का 2 नंबर, सी का 2 नंबर, और ए डी होगा यहाँ पर, डी का 4 नंबर। ठीक है, तो बी नंबर करेक्ट ऑप्शन लग रहा है, देख लो एक बार। ठीक है, डी बी जो है एक करेक्ट आंसर लग रहा है। ए का 3 होगा, ए तो सही है, बी का 1 होगा, हाँ बी का 1 होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जाता है तो ये भी सही हुआ। इन्वेस्टिंग में हम लोगों का डिविडेंड रिसीव जाता है, याद रखना डिविडेंड पेड जाता है हम लोगों का कहाँ, डिविडेंड पेड जाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, लेकिन डिविडेंड रिसीव अगर कहीं किए हैं तो इन्वेस्टमेंट का इनकम कहलाता है, तो वो हम लोगों का इन्वेस्टिंग में जाता है, तो डी का 4 होगा। तो डी का 4 हम लोगों का सेकेंड ऑप्शन है, तो ये सेकेंड ऑप्शन बी नंबर हम लोगों का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर द रिमेनिंग गेनिंग पार्टनर शुड बी कंपनसेट। कहता है कि जब पार्टनर का रिटायरमेंट होता है, जब पार्टनर का रिटायरमेंट होता है तब द रिमेनिंग और गेनिंग पार्टनर, तो रिमेनिंग पार्टनर या गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करता है क्या चीज को, रिमेनिंग पार्टनर ओनली, रिटायरिंग पार्टनर ओनली, रिटायरिंग पार्टनर एज वेल एज रिमेनिंग पार्टनर हु हैव सेक्रीफाइड, एंड लास्ट कहता है सेक्रीफाई पार्टनर ओनली। देखो क्वेश्चन को समझना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कहता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जब किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है, द रिमेनिंग गेनिंग पार्टनर शुड बी कंपनसेट। ठीक है, तो रिमेनिंग पार्टनर जो है या जिसको हम लोग गेनिंग पार्टनर कहते हैं वो कंपनसेट करता है, कंपनसेट करता है किसका पैसा को। तो बाबू याद रखना, वैसे तो हम लोग जानते हैं कि जो पार्टनर रिटायर करता है, जो पार्टनर रिटायर करता है उसका जो हिस्सा होगा वो पैसा देगा, कौन देगा, रिमेनिंग पार्टनर जिसको हम लोग गेनिंग पार्टनर कहते हैं। तो गेनिंग पार्टनर रिटायर पार्टनर को देता है, पहला बोला है रिमेनिंग पार्टनर ओनली, दूसरा कहता है रिटायरिंग पार्टनर ओनली, तो रिमेनिंग पार्टनर तो नहीं होगा, केवल रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर तो एक लग रहा है, लेकिन बच्चों एक बात और याद रखना, सी नंबर पॉइंट का कहता है रिटायरिंग पार्टनर एज वेल एज रिमेनिंग पार्टनर हु सेक्रीफाई। आप पढ़े होंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में कि जनरली तो क्या होता है कि जो पार्टनर रिटायर किया, जो पार्टनर रिटायर किया उसका जो हिस्सा निकल रहा है वो पैसा उसको मिलेगा, कौन देगा। जैसे मान लो कि ए बी और सी 3 पार्टनर है, मान लो ए जो है ए रिटायर कर गया, ए रिटायर किया, बच गया कौन कौन, बी और सी। तो बी और सी ये दोनों मिलकर के किसको देगा, ए को। मेरे बात को समझना, पूरा सुनना। अगर ए रिटायर किया तो ए का जो भी हिस्सा होगा वो कंपनसेट करेगा, कौन करेगा, बी और सी दोनों मिलकर ए का करेगा। लेकिन कब, जब बी और सी दोनों गेन करेगा तब, दोनों गेन करेगा तब। मान लो ये रिटायर किया, बी सी बचा हुआ है, लेकिन इसका हिस्सा केवल सी को मिला, बी को नहीं मिला, तो क्या बी इसका हिस्सा को कंपनसेट करेगा, नहीं करेगा। उल्टा अगर मान लो ए रिटायर तो कर ही रहा था, ए रिटायर कर रहा था मतलब क्या कर रहा था, अपना हिस्सा सेक्रीफाई कर रहा था। अगर मान लो कि बी जो है ये भी सेक्रीफाई कर लिया, बी भी सेक्रीफाई कर लिया, तो बाबू ये सी जो है इसको भी पैसा देगा और बी को भी देगा। जो पार्टनर गेनिंग है, फिर से मेरी बात को समझना, अगर ए बी सी 3 पार्टनर है, ए रिटायर किया मतलब ए अपना हिस्सा को सेक्रीफाई कर रहा है, तो इसको पैसा फुलफिल कौन करेगा, सी करेगा, जो गेन करता है वो करता है। तो बी भी बचा हुआ है पार्टनर, लेकिन बी गेन नहीं किया, तो इसका हिस्सा क्या बी देगा ए को, नहीं बी नहीं देगा, बी खुद सेक्रीफाई कर रहा है। तो अगर बी सेक्रीफाई कर रहा है तो इस सी जो है ए का भी हिस्सा को कंपनसेट करेगा और बी का भी हिस्सा को कंपनसेट करेगा।
इसलिए हम लोगों का करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, सी नंबर, कि रिटायरिंग पार्टनर को भी मिलेगा और वह पार्टनर जो रिमेनिंग है लेकिन वो क्या कर रहा है, सेक्रीफाई कर रहा है, तो उसको भी हिस्सा मिलेगा। कौन देगा, तो जो पार्टनर गेन कर रहा है वो देगा। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, इफ अ पार्टनर रिटायर इन द मिडिल ऑफ द ईयर, कहता है अगर कोई पार्टनर ईयर का मिडिल में, ईयर का बीच में रिटायर करता है, तब हीज या हर शेयर प्रॉफिट फ्रॉम द डेट ऑफ द लास्ट बैलेंस शीट टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट। देखो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना बाबू। क्वेश्चन कहता है कि अगर कोई पार्टनर ईयर का मिडिल में रिटायर करता है, तब लास्ट बैलेंस शीट का डेट से लेकर जिस दिन वो पार्टनर रिटायर किया उस दिन तक का जो पैसा होगा वो ट्रांसफर किया जाएगा। फिर से सुनना, ज्यादातर ऐसा क्वेश्चन डेथ ऑफ पार्टनर में मिलता है लेकिन रिटायरमेंट में भी होता है, ये याद रखना। तो अगर कोई पार्टनर ईयर का बीच में अगर रिटायर करता है तो लास्ट बैलेंस शीट के डेट से लेकर जिस दिन उसका रिटायरमेंट हुआ उस दिन तक का जो प्रॉफिट होगा वो ट्रांसफर कहां किया जाता है, एक क्वेश्चन पूछा है। तो आप लोग को याद होगा कि बैलेंस शीट के डेट से लेकर जिस दिन पार्टनर का रिटायरमेंट हुआ उस दिन तक का जो प्रॉफिट होता है उसको हम लोग प्रॉफिट अप टू रिटायरमेंट कहते हैं। तो उस दिन तक का जो प्रॉफिट होता है उसका एंट्री क्या होता है, उसका एंट्री होता है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट। क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटायर पार्टनर कैपिटल अकाउंट होता है बाबू एंट्री। बैलेंस शीट का डेट से लेकर जिस दिन पार्टनर का रिटायरमेंट हुआ उस दिन तक जितना प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट का एंट्री होता है, क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटायर पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यही अगर क्वेश्चन डेथ ऑफ पार्टनर का होता तब यहां पर डेथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट आ जाता है, बस इतना ही का डिफरेंस होता है। अब देखो ऑप्शन में क्या क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस तो यहां नाम ही नहीं आ रहा है, सस्पेंस है। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड, हाँ देखो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड। रिटायरिंग पार्टनर का क्रेडिट साइड, सॉरी रिटायरिंग पार्टनर का डेबिट साइड, रिटायरिंग पार्टनर का क्रेडिट है बाबू, डेबिट नहीं है, तो नहीं होगा। अगर यहां क्रेडिट रहता तो ये हो सकता था। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड, नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट होता है। तो करेक्ट आंसर हम लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हम एक बार रिपीट कर रहे हैं। क्वेश्चन पूछता है कि बैलेंस शीट के डेट से लेकर जिस दिन पार्टनर का रिटायरमेंट हुआ उस दिन तक का जो प्रॉफिट में हिस्सा होगा उस प्रॉफिट को ट्रांसफर किया जाएगा कहां पर, ठीक है। तो बाबू उस प्रॉफिट का एंट्री क्या होता है ये सोच लो पहले। तो उसका एंट्री होता है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटायर पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब इसके बेसिस पे आप ऑप्शन देख सकते हो। अगला क्वेश्चन कहता है इफ डिवेंचर आर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, डिवेंचर को शेयर में बदल दिए। डिवेंचर को क्या चीज में बदल दिए, शेयर में। अब डिवेंचर क्या होता है, शेयर क्या होता है, ये तो आप जानते होंगे, नहीं और नहीं जानते हैं तब तो फिर बहुत तकलीफ है आपके जिंदगी में, ठीक है। तो कहता है कि अगर डिवेंचर को कन्वर्ट कर दिया गया, बदल दिया गया क्या चीज में, शेयर्स में, तब इससे क्या होगा, कैश का इनफ्लो होगा। नहीं, कैश का इनफ्लो कैसे होगा, डिवेंचर था उसको शेयर में बदल दिए, डिवेंचर था उसको क्या किए, शेयर में बदल दिए, ठीक है। तो बाबू इस पेन के जगह पर दूसरा पेन हम किसी से ले लिए, ये पेन हम किसी को दिए और हम उससे दूसरा पेन ले लिए, तो क्या उससे हम लोगों का पैसा आया, नहीं, तो कैश का इनफ्लो नहीं होगा, कैश का आउटफ्लो भी नहीं होगा, एक कैश इक्विवेलेंट भी नहीं होता है। तो हम लोगों का नो फ्लो ऑफ कैश होगा। क्यों सर, सोचो ना, मेरे पास ये पेन है, मान लो ये पेन हम आपको दे करके और आपसे दूसरा पेन ले लिए, ये पेन दे के आपसे हम दूसरा पेन लिए, तो पैसा मेरे पास आया, नहीं, पैसा गया, नहीं, न पैसा आया और न पैसा गया। तो वैसा ही तो यहां भी हुआ है,
क्वेश्चन बोला डिवेंचर को शेयर में बदल दिया गया, डिवेंचर वापस लेकर के और उसके बदले क्या दे दिया गया, शेयर दिया गया, तो ना पैसा आया और ना पैसा गया, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे नो फ्लो ऑफ कैश, कैश का कोई फ्लो नहीं हुआ, ना पैसा आ रहा है और ना पैसा जा रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। देखो फिर से मैचिंग का क्वेश्चन कहता है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है इन नॉट हैविंग अ पार्टनरशिप डीड। ध्यान देखना, नॉट पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड नहीं हुआ है और तब आपको मैच करना है। तो आपको याद है पार्टनरशिप डीड नहीं होता है तो क्या क्या रूल है, रूल है लोन पर 6% इंटरेस्ट देंगे, रेशियो बराबर बराबर रहेगा, पार्टनर्स को सैलरी नहीं देंगे, कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं देंगे, ड्रॉइंग पर इंटरेस्ट नहीं चार्ज करेंगे। याद है ना कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगा, पार्टनर के बीच किसी प्रकार का डीड नहीं हुआ है, तो क्या क्या रूल अप्लीकेबल होता है, याद है, याद होगा आप लोगों को। सर याद है प्रॉफिट लॉस बराबर बांटेंगे, लोन पे 6% इंटरेस्ट देंगे, कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं, ड्रॉइंग पर इंटरेस्ट नहीं, किसी पार्टनर को ना सैलरी देंगे और ना ही कमीशन देंगे। देखो यहां ऑप्शन मैच करो, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना 6% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सर इक्वल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल नॉट चार्ज, विल नॉट चार्ज, हाँ ड्रॉइंग पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता है तो इसका ये ऑप्शन होगा। सैलरी विल नॉट अलाउड और प्रोवाइडेड, सैलरी नहीं दिया जाता है, ये तो समझ में आया होगा आसानी से आपको, ठीक है। तो देख रहे हैं कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, लग है तो क्वेश्चन एमसीक्यू लेकिन पूरा कहानी पूछ दिया उससे रिलेटेड, ठीक है। तो देखो ए का 3, ए का 3, ए का 3, ए का 3 हम लोगों का 2 जगह बी और डी में, बी का 2 होना चाहिए, बी का 2, बी का 2 यहां मिल रहा है, यानी डी नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है। सी का 4, सी का 4 सही है, फिर डी का 1, डी का 1, तो डी नंबर ऑप्शन हम लोगों का करेक्ट है, ठीक है, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। शेयर को अलॉट करने का मतलब शेयर देने का सही सीक्वेंस पूछा है कि सही सीक्वेंस क्या है शेयर को अलॉट करने का। देखो देखो यहां क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, सीक्वेंस पूछ दिया है कि सीक्वेंस बताइए, सीरियल ऑर्डर बताइए आप, ठीक है। अलॉटमेंट मनी रिसीव बताओ तो शेयर में सबसे पहले अलॉटमेंट मनी रिसीव होता है, नहीं सर, पहले शेयर इशू करते हैं, पहले क्या करते हैं, शेयर इशू करते हैं, जिसको हम लोग इन्विटेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पहले इनवाइट करते हैं हम लोग पब्लिक को कि आप शेयर खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो, तो पहला ऑप्शन ए नहीं होगा। इन्वेस्टिंग एप्लीकेशन फ्रॉम इन्वेस्टर, इन्वेस्टिंग नहीं बाबू, इनवाइटिंग है यहां पर, इन्वेस्टिंग नहीं, क्या होता है, इनवाइटिंग, इनवाइट किया जाता है एप्लीकेशन मनी के लिए इन्वेस्टर को। इन्वेस्टर को पहले क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं, फिर क्या करते हैं, एप्लीकेशन रिसीव करते हैं। तो देखो ये होगा पहला नंबर, पहले इनवाइट करते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर एप्लीकेशन मनी रिसीव करते हैं, तो ये होगा दूसरा नंबर। एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद फिर अलॉटमेंट ड्यू करते हैं, तो ये होगा तीसरा नंबर, फिर अलॉटमेंट रिसीव करते हैं, तो ये होगा चौथा नंबर, उसके बाद कॉल को ड्यू करते हैं, तो ये होगा 5वां नंबर। तो देखो क्या हुआ, 1 यानी पहले होगा हम लोगों का बी नंबर, बी डी, बी और डी, देखो बी और डी यहां मैच कर रहा है सी नंबर में, बी डी सी ए ई, बी बी हम लोगों का पहला हुआ था, फिर डी हुआ था, तीसरा सी, बी डी सी, सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, तो क्या करते हैं हम लोग बाबू, क्या सीक्वेंस है शेयर का अलॉटमेंट का, तो बाबू सबसे पहले इनवाइट किया जाता है, ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन रिसीव किया जाता है, उसके बाद अलॉटमेंट ड्यू किया जाता है, उसके बाद अलॉटमेंट रिसीव किया जाता है, उसके बाद फिर हम लोग फर्स्ट कॉल को ड्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टाइप्स ऑफ कैपिटल इन कंपनी। कंपनी का जो कैपिटल होता है उसका सही सीक्वेंस क्या है। तो आपको याद होगा कि कैपिटल का टाइप, कंपनी का कैपिटल का टाइप, तो कंपनी का सबसे पहला कैपिटल जो होता है उसको हम लोग ऑथोराइज शेयर कैपिटल कहते हैं, आपको याद होगा, जिसको रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल भी कहा जाता है। तो सबसे पहले ऑथोराइज कैपिटल आता है,
उसके बाद क्या करते हैं, इसमें से कुछ शेयर को हम लोग इशू करते हैं और कुछ शेयर क्या होता है, अन इशू होता है। इशू के बाद क्या होता है, सब्सक्राइब होता है, फिर क्या होता है, अनसब्सक्राइब होता है। सब्सक्राइब के बाद क्या होता है, कॉल्ड अप होता है, और क्या होता है, नॉट कॉल्ड अप होता है या अनकॉल्ड अप बोलते हैं हम लोग उसको। फिर इसमें से क्या होता है, पेड अप होता है, और क्या होता है, अनपेड अप होता है। तो देखो ये सीक्वेंस पूछा था, तो सबसे पहले ऑथोराइज होता है, तो देखो इसमें ऑथोराइज सबसे पहला, तो सबसे पहला डी नंबर, ये हम लोगों का पहला हो जाएगा, ठीक है, ऑथोराइज। ऑथोराइज के बाद क्या होता है, इशूड होता है, तो ये हम लोगों का दूसरा नंबर हो जाएगा। इशूड के बाद अनइशूड तो है नहीं, तो इशूड के बाद फिर क्या होता है, इशूड के बाद फिर सब्सक्राइब्ड होता है, सब्सक्राइब्ड होता है। तो सब्सक्राइब देखो, सब्सक्राइब दो जगह ऑप्शन है, एगो है सब्सक्राइब और फुल्ली पेड अप, और एक है सब्सक्राइब और नॉट पेड अप। तो नॉट नहीं, पहले क्या होता है, फुल्ली पेड अप, तो ये तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर, उसके बाद फॉरफीचर वगैरह होता है, तो ये पांचवा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, ऑथोराइज होता है, फिर इशू होता है, यानी डी नंबर फिर ए नंबर, डी के बाद ए खोजो, डी के बाद ए, दो जगह ऑप्शन दिख रहा है, तो ए तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, पहले ए नंबर नहीं होता है पहले इशू नहीं करते हैं, डी और ए मैच किया। अब बी होगा पहले कि डी होगा, तो तीसरा नंबर में क्या है, बी है, तो बी नंबर हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बी नंबर जो है ये हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस टू फाइंड आउट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स व्हाइल प्रिपेयरिंग कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। क्वेश्चन क्या पूछना है समझना, कहता है जब कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाया जाता है, क्या किया जाता है, जब कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाया जाता है, ठीक है, तब क्या सीक्वेंस होता है। तो बाबू कंपैरेटिव स्टेटमेंट के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद अदर इनकम को उसमें ऐड करते हैं, तब टोटल इनकम निकलता है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फिर अदर इनकम, तो ऑप्शन देखो, टैक्स को पहले काटते हैं, नहीं, पहला क्या होगा वो देखो, फाइंड आउट टोटल रेवेन्यू। हाँ, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टोटल रेवेन्यू फाइंड करते हैं अदर इनकम को जोड़ करके। तो ये हम लोगों का पहला, बी फर्स्ट नंबर में आएगा। तो बी देखो यहाँ, तो बी का दो गो ऑप्शन है, तो ये और ये नहीं होगा, ये दो गो कट गया। अब बी के बाद क्या होगा, तो इनकम के बाद एक्सपेंसेज कैलकुलेट करते हैं, तो बी के बाद क्या होगा, फिर ए होगा, ए होगा दूसरा नंबर, तो ए नंबर, बी के बाद ए देखो, तो बी के बाद ए है हम लोग का, ए भी कट गया, तो ऑप्शन नंबर क्या बच गया, बी। पहले हम लोग क्या करते हैं, इनकम कैलकुलेट करते हैं, फिर उसमें एक्सपेंसेज माइनस करते हैं, ठीक है, तब हम लोगों का प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकलता है, हाँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकलता है, फिर कहता है डिडक्ट और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, हाँ फिर टैक्स को डिडक्ट करते हैं, तब हम लोगों का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देखो क्या होता है, ए आएगा पहला नंबर, ए दूसरा नंबर, उसके बाद ए होता है तीसरा नंबर, फिर ए होता है चौथे नंबर में, ए होता है पांचवें नंबर में। अगला क्वेश्चन, इफ नेट प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर आर रुपीज 50,000, नेट प्रॉफिट 50,000 है एंड द बिल रिसीवेबल हैव अ डिक्रीज बाय रुपीज 10,000। देखो बाबू, नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट है 50,000 रुपया, ठीक है, बिल रिसीवेबल डिक्रीज किया है 10,000 से, तो कहता है कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालिए। तो बाबू नेट प्रॉफिट में बिल रिसीवेबल डिक्रीज किया, बिल रिसीवेबल क्या है, बिल रिसीवेबल करेंट एसेट्स है, करेंट एसेट्स घटता है तो क्या करते हैं उसको सर लेस करते हैं, तो देखो क्या किया है, डिक्रीज किया है। अच्छा, बिल रिसीवेबल करेंट एसेट्स है बाबू, करेंट एसेट्स के साथ उल्टा रिलेशन होता है ना, करेंट एसेट्स अगर घटता है तो उसको ऐड करते हैं और बढ़ता है तो उसको क्या करते हैं, लेस करते हैं। तो बिल रिसीवेबल यहां पर क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो 50 और 10 कितना हो गया, 60,000। क्योंकि हम लोग जानते हैं करेंट एसेट्स के साथ उल्टा रिलेशन, घटेगा तो ऐड और बढ़ेगा तो लेस, तो 50 और 10 60, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। ऐसा क्वेश्चन जानते होंगे आप लोग। द कैपिटल अकाउंट ऑफ अ पार्टनर विल ऑलवेज शो अ बैलेंस अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में, फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल का बैलेंस कौन सा शो करता है, डेबिट, क्रेडिट, जीरो, नेगेटिव। बाबू याद रखना कि जनरली फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस शो करता है। कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का सही आंसर होगा। अगला कहता है अमन एंड मोहन पार्टनर्स ऑफ द फर्म। अमन और मोहन जो है वो पार्टनर था, फर्म डिजॉल्व हो गया कब, 31 मार्च 2022 को,
द फर्म डिसाइडेड टू पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेज ₹1000 ऑन द बिहाफ ऑफ मोहन। तो देखो फर्म जब डिजॉल्व होता है, फर्म डिजॉल्व हुआ, रियलाइजेशन एक्सपेंसेज का पेमेंट करना है ऑन बिहाफ ऑफ मोहन, तो इसका एंट्री होगा बाबू मोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो कहता है द फर्म डिसाइडेड टू पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेज रुपीज इतना ऑन द बिहाफ ऑफ मोहन। तो क्वेश्चन क्या बोला था, अमन एंड मोहन पार्टनर्स ऑफ अ फर्म डिजॉल्व द बिजनेस ऑन इतना, द फर्म डिसाइडेड टू पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेज ऑफ ₹1000 ऑन द बिहाफ ऑफ मोहन। रियलाइजेशन अकाउंट कुछ क्वेश्चन मिसिंग लग रहा है, कुछ क्वेश्चन मिसिंग। क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, अमन एंड मोहन पार्टनर्स ऑफ अ फर्म डिजॉल्व द बिजनेस ऑन 31 मार्च 2000, द फर्म डिसाइडेड टू पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेज ऑफ ₹1000 ऑन द बिहाफ ऑफ मोहन। देखो मोहन के बिहाफ में पेमेंट किया गया है, तो इसको इसमें मेरे अनुसार क्वेश्चन पूछा होगा, छूट गया है क्वेश्चन में, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। इसमें आगे होगा क्वेश्चन में कि या तो पूछा होगा डेबिट किसको करेंगे या तो पूछा होगा क्रेडिट किसको करेंगे। तो याद रखना इसका एंट्री हो जाएगा मोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब क्वेश्चन थोड़ा सा छूटा हुआ है, अब देख लेना, अगर डेबिट पूछा होगा तो आंसर हम लोगों का मोहन होगा, और अगर क्रेडिट पूछा होगा तो मोहन कैपिटल अकाउंट होगा। तो क्रेडिट पूछा होगा तो आंसर बैंक होगा, और डेबिट पूछा होगा तो आंसर क्या होगा, मोहन होगा। क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं है, इसलिए हम ऑप्शन आपको बता के छोड़ दिए हैं। आगे कॉमन साइज एनालिसिस इज ऑल्सो नोन एज। कॉमन साइज, देखो दो प्रकार का स्टेटमेंट बनता है, एक होता है कंपैरेटिव और एक होता है कॉमन। दोनों में अंतर क्या है समझना। कॉमन जब बनाते हैं, कंपैरेटिव जब बनाते हैं तो एक साल को दूसरा साल से कंपैरिजन करते हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल कहलाता है। ये क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल कहलाता है। जबकि जब कॉमन साइज बनता है बैलेंस शीट, ठीक है, तो बाबू कॉमन साइज में क्या होता है कि हम लोग वर्टिकल एक ही साल से कंपैरिजन करते हैं। क्या करते हैं, एक ही साल से कंपैरिजन करते हैं, तो ये वर्टिकल एनालिसिस कहा जाता है। क्या कहलाता है, ये वर्टिकल एनालिसिस कहा जाता है। याद रखना, अगर कॉमन साइज रहेगा तो वर्टिकल होगा, अगर एक कंपैरेटिव रहता तो आंसर हम लोगों का हॉरिजॉन्टल होता। अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ईयरली इंटरेस्ट इन, कितना बार इंटरेस्ट लिख दिया। कहता है कि इंटरेस्ट निकालना है 9% के रेट से 1000 डिवेंचर का जो 100 रुपये वाला था, और वो इशू कैसे किया गया है, कोलेट्रल सिक्योरिटी के रूप में। देखना बच्चा यहां गलती क्या करता है, बच्चा गलती करता है कि 1000 डिवेंचर है 100 रुपये वाला, यानी 1 लाख का डिवेंचर है और 1 लाख का 9% निकालेंगे तो ये 9000 रुपया आएगा। ये हम लोगों का आंसर होगा, सी नंबर को टिक लगा लेता है। गलत हो जाएगा, क्यों सर, सही तो है, 1000 डिवेंचर था 100 रुपये वाला है, उसका 9% इंटरेस्ट निकालना है तो 9000 आएगा। नहीं बच्चों, कैसा डिवेंचर था, तो एक कोलेट्रल सिक्योरिटी के रूप में इशू किया गया था। कैसे, कोलेट्रल सिक्योरिटी के रूप में। क्या होता है सर, बच्चों जब कंपनी बैंक से लोन लेती है और एज अ सिक्योरिटी, जिसको हम लोग गिरवी भी बोलते हैं, गिरवी के रूप में अपना डिवेंचर बैंक के पास रखती है, तो उसको हम लोग डिवेंचर इशू एज कोलेट्रल सिक्योरिटी कहते हैं। इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, तो आंसर होगा नो इंटरेस्ट पेबल। क्या होगा आंसर, नो इंटरेस्ट पेबल आंसर होगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन कहता है इफ द नेट प्रॉफिट एंड ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख, नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपया है, ठीक है, एंड अमाउंट ऑफ बिल रिसीवेबल बिगिनिंग एंड द एंड। अच्छा, बिल रिसीवेबल बिगिनिंग में था 20 और एंड में है कितना, 40, मतलब बढ़ गया। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना होगा, सोचो आप। नेट प्रॉफिट कितना है, 1 लाख रुपया, नेट प्रॉफिट कितना है, 1 लाख रुपया, और बिल रिसीवेबल इंक्रीज किया, तो बिल रिसीवेबल तो करेंट एसेट्स है, करेंट एसेट्स अगर बढ़ता है तो क्या करते हैं, उसको माइनस करते हैं। कितना बढ़ा, 20000, तो 20000 को माइनस कर दो तो कितना बचेगा, ये सर ये 80000 रुपया बचेगा। कितना बचेगा, 80000 रुपया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन कहता है सेल्स ऑफ कॉपीराइट
आर कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ, कॉपीराइट को बेचा गया है, किसको सेल किया गया है, कॉपीराइट को, तो किसका पार्ट होगा, इन्वेस्टिंग का, ऑपरेटिंग का, इन्वेस्टिंग का, फाइनेंसिंग का, ऑपरेटिंग का, या फाइनेंसिंग एंड ऑपरेटिंग का। बाबू कॉपीराइट जो है फिक्स एसेट्स है, और फिक्स एसेट्स को बेचते या खरीदते हैं तो कहां जाता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। कोई भी फिक्स एसेट्स को सेल या परचेज करते हैं हम लोग तो किसका पार्ट होता है, वो इन्वेस्टिंग का पार्ट होता है। तो कहां जाएगा हम लोगों का ये, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, यानी ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है, कहता है रॉमिन लिमिटेड परचेज बिल्डिंग वर्थ रुपीज 1,50,000, मशीन रुपीज 1,40,000, फर्नीचर रुपीज 10,000 XYZ लिमिटेड से, लाइबिलिटी 20,000, फॉर द परचेज कंसिडरेशन 3,15,000, दे पेड द परचेज कंसिडरेशन बाय इशुइंग 12% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ डिवेंचर ईच बाय रॉमी लिमिटेड। इतना कहानी से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, सिंपल सी बात, 3,15,000 रुपये का परचेज कंसिडरेशन था, यानी इस असेट्स लाइबिलिटी को परचेज किया गया है कितना में, 3,15,000 में, ठीक है कितना में खरीदा गया है, 3,15,000 में खरीदा गया है, और 5% प्रीमियम पर डिवेंचर को इशू किया गया। तो 5% प्रीमियम पर इशू किया गया, इसका मतलब कितना में इशू किया गया, 105 में। कैसे सर, 100 रुपये वाला डिवेंचर था, 5% प्रीमियम पे, तो 3,15,000 में खरीदे हैं और 105 रुपये में डिवेंचर को इशू किए हैं हम लोग। तो आपको याद होगा नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने का फॉर्मूला होता है जितना में खरीदे डिवाइडेड बाय इशूड प्राइस। तो 105 से इसको भाग दे दो, 3 बार में कट गए, 3 जीरो आ गया, कितना आया 3,000, तो ऑप्शन क्या होगा 3,000। अगला क्वेश्चन, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैन बी यूटिलाइज, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूज किया जाता है क्या चीज के लिए, टू रिटर्न एक्सेस मनी रिसीव ऑन एप्लीकेशन, नहीं, टू राइट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज, हाँ बी नंबर होगा, टू इशू पार्टली पेड बोनस शेयर, नहीं पार्टली पेड बोनस शेयर के लिए नहीं, फोर प्रीमियम पेड ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर, हाँ बाबू सिक्योरिटी प्रीमियम को इसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। फोर बायबैक ऑफ शेयर, हाँ बायबैक ऑफ शेयर के लिए भी यूज किया जाता है, तो 3 हुआ, बी डी और ई, तो बी डी ई देखो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट आंसर। थोड़ा सा स्पीड हम बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा और केवल मेरा कोशिश है कि आंसर केवल बता देना, ठीक है, और अगर नहीं समझ में कोई क्वेश्चन आपको आए तो आप कमेंट कर देंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उसको फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवेंचर फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिवेंचर का टाइप कितने होता है। तो बाबू याद रखना रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 होता है, पहला यहां पर एक बियरर होगा और दूसरा क्या होगा, रजिस्टर्ड होगा, बियरर और रजिस्टर्ड। तो बी और ई, ऑप्शन नंबर सी जो है ये हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द स्टेप इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कहता है कि एनपीओ जब आप बनाएंगे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जब आप फाइनल अकाउंट बनाते हो, पूरा एनपीओ का क्वेश्चन को, लॉन्ग क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हो, तो उसका प्रोसेस क्या होता है, स्टेप क्या होता है, मतलब पहले कौन सा अकाउंट, फिर कौन सा अकाउंट, फिर कौन सा अकाउंट। तो पहला बोला है बैलेंस शीट, नहीं बैलेंस शीट तो सबसे लास्ट में बनाया जाता है, तो सबसे लास्ट में होगा, ये तो सबसे लास्ट में होगा, यानी ए लास्ट में होना चाहिए, ठीक है, ए देख लो आप, ठीक है, ए लास्ट में देखो तो कहाँ है, ए लास्ट में देखो, ए नंबर पॉइंट में दिख रहा है मेरे को, हाँ तो मेरे अनुसार ए होना चाहिए, देख लेते हैं एक बार आगे। फिर क्या है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, नहीं इनकम एक्सपेंडिचर भी बाद में बनाते हैं। प्रिपेयर रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट, हाँ ये पहले बनाते हैं। एडजस्ट और स्टैंडिंग, नहीं। प्रिपेयर कैश बुक, हाँ सबसे पहले कैश बुक बनाते हैं बाबू, तो ई नंबर पहला होगा, ई नंबर यहाँ भी है, पहले कैश बुक बनाते हैं, फिर रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट, ई के बाद सी होगा, ई के बाद सी इसमें दिख रहा है, ई के बाद सी इसमें भी दिख रहा है, उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, यानी बी होना चाहिए, ई सी
बी होना चाहिए, ई सी बी यहाँ है, ई सी ए वाला होगा, ऑप्शन नंबर ए। पहले क्या बनता है तो पहले बनता है कैश बुक, ठीक है। उसके बाद क्या बनाया जाता है, उसके बाद बनाया जाता है रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट। उसके बाद क्या बनाया जाता है, उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसमें हम लोग एडजस्टमेंट भी करते हैं, तो ये चौथा नंबर हो जाएगा, और ये हम लोगों का 5वां नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 25 क्वेश्चन का सीरीज था, टोटल 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अब इस साल भी 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका। 50 में से 40 क्वेश्चन का आपको आंसर देना होगा, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन तो छोड़ सकते हैं, ठीक है, कोई भी 10 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। 50 में 40 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। तो पिछले साल जो 50 क्वेश्चन पूछा उसमें से 25 क्वेश्चन का आज मैं डिस्कशन किया है आपके साथ, ठीक है। आगे का जो 25 क्वेश्चन है उसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए आप सभी को इतना ही हम बताएंगे, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।